कि इस प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए मैं इनके यहाँ के मुखिया आदरणीय संजीव बाबू का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रगतिशील कार्यक्रम का आयोजन किया। अष्टजाम सत्यनारायण कथा बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो लोग शिक्षा और शिक्षक और बच्चों से जुड़े हुए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उनके लिए मेरे दिल में विशेष जगह होती है कि वो समाज में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। और मैं मुखिया जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ इस पंचायत के विकास में अपनी गतिशीलता बनाए रखने की कोशिश की है। इस कार्यक्रम में मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में परम प्रिय छोटे भाई निर्मल कुमार जी के पिता हैं, और यह हम सब के लिए, इस पूरे इलाके के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ से सिविल सर्विसेज जैसे प्रतिष्ठित नौकरी में मोहनपुर पंचायत से लोग चुने गए हैं। मैं उनके पिता को बहुत ही साधुवाद और हृदय से उनके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की होगी, बहुत संघर्ष किया होगा और बहुत जगह खुद की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के साथ कॉम्प्रोमाइज भी किया होगा, तब आज उनका बच्चा इस ओहदे पर है। बहुत बड़ी बात है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष विनय कुमार यादव जी, सोनवर्षा राज प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र शेखर पासवान जी, भोलेंद्र राय जी, योगेंद्र शाह सरपंच साहब, मोहम्मद मसीर मुखिया सिटानाबाद, परितोष सिंह जी पंचायत समिति, भाजपा के लोकप्रिय नेता संजीव कुमार भगत जी, चंदन शाह जी, पूर्व मुखिया तरियामा दिलीप कुमार शाह जी, राघव सिंह जी प्रधानाध्यापक हैं उच्च विद्यालय मोहनपुर के, राकेश कुमार जी मुखिया हैं तरियामा पंचायत के। ये सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इस समाज के विशिष्ट व्यक्तियों में से हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आज के दिन है वो है यहाँ उपस्थित शिक्षक और आप बच्चे। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं ये आप सभी लोग परिचित हैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षक थे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान हमारी प्राचीन सनातन परंपरा से लेकर आज भी विशिष्ट है, और वह विशिष्ट इसीलिए है कि गुरु हमें रोशनी दिखाने का काम करते हैं। और हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि भले ही आज शिष्य के रूप में आरुणि ना हो, शिष्य के रूप में एकलव्य ना हो, गुरु के रूप में द्रोणाचार्य ना हो, लेकिन कुछ तो बात ऐसी है कि इस देश में गुरु और शिष्य की परंपरा आज भी कायम है। और उस प्राचीन परंपरा की दुहाई देते हुए मैं आप बच्चों से, आप सुधीजन से, आप शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि आइए हम फिर लौट चलते हैं उन प्राचीन परंपराओं की तरफ जहाँ द्रोणाचार्य होते थे, एकलव्य होते थे और आरुणि होते थे, गुरु वशिष्ठ होते थे। शिक्षा के महत्व पर किसी भी देश को उतना ही भरोसा है जितना भारत देश को है। पश्चिमी संस्कृति में, यूरोपीय चिंतन में भी शिक्षा का विशिष्ट स्थान रहा है।
शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो किसी भी समाज को ट्रांसफॉर्म करता है, उसको सींचता है, उसको संवारता है, उसको विशिष्ट बनाता है। निर्मल जी के पिताजी को मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैंने सुना था कि हमारे जिले से एक मेधावी छात्र ने सिविल सर्विसेज में अपनी पहुंच बनाई है, अपनी धमक दिखाई है, तो सहसा मोहनपुर के प्रति मेरा आदर में महसूस करने लगा, इनके पिताजी के प्रति आदर महसूस करने लगा। अब जरा सोचिए कि एक बच्चे ने पिता को कितना सम्मान दिलाया। तो मैं आप बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप भी निर्मल जी के पिता की तरह अपने पिता को भी सम्मान दिलाने की कोशिश करें, समाज में एक बड़ा ओहदा देने की कोशिश करें। बड़े महल से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बड़ी गाड़ियों से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, लेकिन जिस व्यक्ति का पुत्र निर्मल हो जाता है वो व्यक्ति समाज में बड़ा हो जाता है। हम इसी को आदर्श माने। आज भारतीय चिंतन में गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ते हुए मुझे बड़ा अफसोस और खेद होता है कि भारत की शिक्षा नीति आज किसी भी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे किसी दल की सरकार हो। शिक्षा और स्वास्थ्य विश्व के हर एक देश जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कर गए हैं, उनकी प्राथमिकताओं में रहता है। लेकिन इस भारत में आज शिक्षा प्राथमिकताओं में नहीं है। अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगा तो हो सकता है हमारी विचारधारा से सामंजस्य नहीं रखने वाले लोग हमें दल में बांध कर कहेंगे कि ये फलाने दल का व्यक्ति है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन याद कीजिए, उन दिनों को याद कीजिए जब जमींदार लोग शिक्षा के लिए गांव में भूमि दान दिया करते थे। अगर जमींदार नहीं होते थे तो समाज के कुछ प्रोग्रेसिव लोग इकट्ठा होकर स्कूल खोलने की बात करते थे। हमारे गांव, मेरा गांव बगल का ही गांव सोनपुरा है, हमारे गांव में भी एक व्यक्ति ने शिक्षा का अलख जलाया था और हमारे गांव में पहला स्कूल खुला था। उस जमाने में सटिया में भी स्कूल नहीं था। तो बम भोला मंडल जी के पिताजी ने इस सपना को देखा था। महान व्यक्ति थे, आज भी मैं उन्हें नमन करता हूं कि आज से 70 साल पहले किसी व्यक्ति ने समाज में शिक्षा के अलख जलाने का काम किया था। वैसी सोच अगर फिर से विकसित हो जाए तो हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि बिहार की सरकार ने इस बजट में सबसे ज्यादा 40,000 करोड़ का बजट शिक्षा पर दिया है। शिक्षा के प्रति सरकार की सोच सकारात्मक हुई है, लेकिन कुछ सकारात्मक सोच को सरकार के साथ हमें और आपको लेकर चलना होगा। बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो आप सवाल कीजिए उन बच्चों से कि तुम बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। मिड डे मील खाने के समय अगर बच्चे उपस्थित होते हैं और बाद में उपस्थित नहीं रहते हैं तो ये सवाल आपको पूछना चाहिए। मुझे याद है, मैं जब छोटा बच्चा था और गलियों में खेलता रहता था, घूमता रहता था, तो पड़ोसी भी सवाल करते थे, आए तो तुम्हारे स्कूल के टाइम छोटू खेले छीटिया। आज हमने पड़ोसी से सवाल करना छोड़ दिया है। इसीलिए सवाल करना छोड़ दिया है कि बच्चे के पिता और माता कहीं हमसे नाराज न हो जाए। क्यों? हमने अपनी साझी विरासत और साझी संस्कृति को खुद से अलग कर दिया है। आज भाई भाई एक दूसरे से अलग है। हम अपने सहोदर भाई का भी हालचाल कभी नहीं पूछते कि भैया आप कैसे हैं। एक दीवार खड़ी हो गई है समाज में। समाज का हर व्यक्ति एक ऐसी अंधी दौर की तरफ जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। वो अंत कैसे होगा? वो अंत होगा
कि फिर से समाज एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेगा। तब हम पड़ोसी बच्चे से पूछ पाएंगे कि बेटा स्कूल जाने का समय है, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए। हम में से कितने लोग आज गांव के स्कूल जाते हैं और सवाल करते हैं कि कितने शिक्षक आए हैं? शायद कोई नहीं करता। स्कूल सबसे नेग्लेक्टेड विषय है आज गांव में। शहरों में भी कोई नहीं जाते, कोई नहीं पूछते कि शिक्षक क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी तो सरकार की ऐसी मंशा है कि शिक्षक भी आ रहे हैं। शिक्षक हमारे वेल क्वालिफाइड हैं। बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो शिक्षक भी पढ़ाना चाहते हैं। बच्चों को स्कूल भेजिए और बच्चों से सवाल पूछिए कि आज दिन में आपने क्या किया, पूरे दिन में आपका रूटीन क्या है। पूछने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि आपको सोलर सिस्टम आता है कि नहीं, आपको फिजिक्स पता है कि नहीं, आपको सौर मंडल के बारे में पता है कि नहीं। ये कोई ना पढ़े लिखे पिता भी सवाल पूछ सकते हैं कि तुम आज क्या क्या स्कूल में पढ़े हो। हमने बच्चों से भी पूछना छोड़ दिया है। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मशगूल रहते हैं, मोबाइल की दुनिया में खोए रहते हैं। इस मोबाइल पर जो चीजें मिलती है वो बच्चों के लिए बहुत सही नहीं है। अगर ज्ञान वाला कोई वेबसाइट भी मिलता है तो उस पर सुपरफिशियल नॉलेज है। रिसर्च में कहा गया है कि क्लासरूम टीचिंग सबसे बेस्ट कंपोनेंट है। तो स्कूल में अगर बच्चे अटेंटिव रहेंगे तो उनके दिमाग में भी वो ज़्यादा घुसेगा। इंस्टीड ऑफ आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पढ़ते हैं तो बच्चों को मोबाइल से दूर करने की कोशिश मैं हर एक गार्जियन से विनती करता हूँ कि उनके हाथ में हाई स्कूल के नीचे के बच्चों को मोबाइल ना दें। ये उनके उपयोग की वस्तु नहीं है और ये सबको समझना होगा। मैं भी एक पिता हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन मैंने अपने बेटे को कभी मोबाइल छूने नहीं दिया। मैंने कहा कि जब तुम 12वीं पास कर जाओगे तब तुमको मैं खुद का मोबाइल दूंगा और तब तुम मोबाइल से जितना मन हो खेल लेना। मैंने अपने टीवी के लाइन को भी कटवा दिया है और पिछले 10 साल से मेरे घर में टीवी नहीं चलता है। इसीलिए नहीं चलता है, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर समाज में एक अच्छा व्यक्ति बने। मेरे पास टीवी चलाने लायक पैसे हैं लेकिन मैं उसे नहीं लगवाता हूं। ये कठिन इच्छा शक्ति आपको रखनी होगी और जब तक आप ये ऐसा नहीं रखेंगे तब तक आपके बच्चे जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। और आप तो जानते हैं कि ये कहते हैं मंजिलें उन्हीं की होती है जिसके सपनों में उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो जो बच्चा अगर चाह लेगा कि मुझे अच्छा करना है वो निश्चित ही अच्छा कर सकता है। और हम तो बिहार के लोग हैं, जब हम चाह लेते हैं तो पहाड़ का सीना तोड़कर उसके सीने से गुजरकर सड़क बना लेते हैं। दशरथ मांझी इसी बिहार के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो हमारी घाटी इतनी बड़ी है, हमारे पास नालंदा थी, हमारे पास विक्रमशिला थी और पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। जो समृद्ध परिवार के बच्चे हैं वो बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड जा रहे हैं और हम फख्र से कहते हैं कि हमारा बेटा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। ये हम फख्र के साथ कहते हैं। लेकिन याद कीजिए उस प्राचीन परंपरा को, जब चाइना के बच्चे, दूर देश के बच्चे, जापान के बच्चे इस बिहार की धरती पर नालंदा और विक्रमशिला में पढ़ने आते थे और वो आवासीय संस्थान हुआ करता था। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। अभी मुखिया जी ने कहा कि आर्यभट्ट इसी धरती से हुए। हाँ, आर्यभट्ट इसी धरती से हुए। और जब आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की तो पूरे विश्व के गणित की दिशा और दशा बदल गई, साइंस की दिशा और दशा बदल गई। हम बिहार के लोगों ने तो पूरे विश्व को पहला लोकतंत्र दिया है। हमारी तो इतनी समृद्ध विरासत है, फिर हम शिक्षा में पिछड़ कैसे गए। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे महाविद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं।
शिक्षक के पद खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हालत तो और खराब है, वहाँ भी हजारों पद खाली हैं। और मुझे जानकर बड़ा दुख हो रहा है कि विश्वविद्यालय में कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें शिक्षक नहीं है, लेकिन बच्चों को डिग्री दी जा रही है। एमए स्तर की पढ़ाई में ऐसा मैंने सुना है, महान दुख का विषय है। और आज विद्यालय के भवन बहुत ऊंचे बन गए हैं और मजबूत बन गए हैं। पक्का भवन हमारे गांव में भी है, लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था और अपने गांव के स्कूल में जाता था, उस समय जो शिक्षक का डेडिकेशन था, माफ कीजिएगा शिक्षक बुरा नहीं माने, वो डेडिकेशन आज के शिक्षकों में नहीं है। शिक्षक पठन और पाठन को ओढ़ना और बिछौना बना करके समाज में जीते थे और शिक्षा के प्रति इतनी ललक थी, किसी दरवाजे पर अपनी पूरी जिंदगी काट देते थे कि हम सुबह स्कूल आने में लेट ना हो, इसीलिए वो अपने गांव छुट्टियों में भी जाया करते थे। आज का दौर 21वीं सदी का है, वैसे शिक्षक मिलते नहीं हैं। लेकिन हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि अगर बच्चे ठान लें तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसीलिए नहीं है कि बच्चे अगर ठान लें कि मुझे पढ़ना है। अभी डॉक्टर साहब जो तुरंत में मेडिकल की पढ़ाई पूरी किए हैं, ये बड़ा ही गौरवशाली क्षण है कि इस पंचायत में से डॉक्टर बने हैं। मैं सहरसा में कई बच्चों को जानता हूं जिन्होंने कोटा का रुख अख्तियार नहीं किया, उनके पिता के पॉकेट में पैसे नहीं थे, लेकिन वो भी सहरसा से मेडिकल और आईटी कंप्लीट किए हैं। ऐसे कई बच्चों को मैं जानता हूं। आप के पास अगर पैसे नहीं हैं तो ये आपका एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ये आपका एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी आपके पास जितनी ही सीमित है, सिर्फ आप हौसला और जज्बा रखिए, आप निश्चय ही समाज में और इस देश में और इस बिहार में अच्छा करेंगे। और आपके पास तो सैकड़ों और दर्जनों उदाहरण भी हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, आज जो देश के हालात हैं, उन हालातों में इस देश को इन परिस्थितियों से निकालने के लिए शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और मैं कहने में कहीं परहेज नहीं करूंगा कि शिक्षा अगर गांव-गांव में अलख जल जाए, गांव-गांव में लोग शिक्षित होने लगे, शिक्षा के प्रति जो पुरानी ललक है वो पैदा हो जाए, तो यह समाज और यह देश एक बार फिर हम पुरातन परंपराओं को अंगीकार करते हुए इस देश को विकसित कर सकते हैं। ये मेरा दावा है। What are the qualities? कोई स्टार बनने के लिए किसके पास कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए? बच्चों, मैं तो मानता हूं कि सिर्फ 3 क्वालिटी अगर आपके पास हो। पहला, पैशन फॉर योर वर्क। पैशन का मतलब क्या होता है? पैशन का मतलब होता है कि योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर गोल। तुम कितने डेडिकेटेड हो अपने लक्ष्य के प्रति। दूसरा होता है हैप्पीनेस। पढ़ाई करो, लेकिन अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। अभाव में रहते हुए भी खुश रहने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि हमारा पड़ोस का बच्चा कोटा चला गया, हम यहाँ कैसे तैयारी करेंगे। तुम यहीं अपनी तैयारी करो। तो ये दूसरा कंपोनेंट हैप्पीनेस है। और तीसरा क्या है? तीसरा है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से मेरा ताल्लुकात है, मेरा हार्ड वर्क से ताल्लुकात। और इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी सेल्फ स्टडी करोगे, आप अध्याय को जितना भी स्वयं पढ़ोगे, वो बार बार रिपीटेशन होने से वो तुमको आत्मसात होगा।
तुमको याद होगा और तुम बार बार उसको समझ सकते हो। इसीलिए ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पिटेंट हार्ड वर्क है। तो इन तीनों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ। तुम अपने जीवन के सबसे बड़े इंजीनियर हो। न तुम्हारे माता हैं, न तुम्हारे पिता हैं, वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं, न शिक्षक हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आप बच्चों से कि आप अगर अपने जीवन को संवारने वाले खुद हैं तो आप निश्चय ही पढ़ने को अंगीकार करें, समझने को अंगीकार करें और एक शपथ आज इस मंच से लें कि हमें भी निर्मल जी के पिताजी की तरह अपने पिता का नाम रोशन करना है। ये शपथ आज इस मंच से लें। मैं बहुत ज्यादा बोल गया। आप चंद पंक्तियां बच्चों के लिए कहना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आज इस साल में बैठे हुए बच्चे इन पंक्तियों को आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम भारत माँ के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कर्म अगर सच्चाई है, कृष्ण ने कहा था कि कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। आइए हम इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। मुखिया जी का आभार प्रकट करते हैं।